Presenting Ant Play, India's first cloud gaming service. Get access to high-end virtual Windows PC and take your work and HD gaming anywhere, anytime and on any device. Choose from a range of flexible plans to meet your needs. Check the link in description to learn more. हेलो गाइस, मैं हूं सनीरा, आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे प्रोसेसर की जो मेरे ख्याल से अपने प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। और मैं बात कर रहा हूँ इंटेल के नए 12th जनरेशन बेस्ड i5 12400F एंड द 12400 नॉर्मल। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली अपने बजट के बहुत ऊपर कम्पीट कर रही है। तो वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिव्यू नहीं होने वाला है अबाउट द प्रोसेसर, बिकॉज मेरा स्पेसिफिक पर्पस जो है इस वीडियो में बताना वो है कि क्यों ये प्रोसेसर मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कई सारे गेमर्स के लिए। किस तरीके से आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर गेटिंग सम ग्रेट परफॉर्मेंस। आजकल की मार्केट सिचुएशन के बावजूद भी आपके पास ऐसे कई सारे पार्ट्स है जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एंड इसी चीज़ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है i5 12400F। द F मॉनिकर डज नॉट सपोर्ट iGPU, तो आपको डेडिकेटेड GPU लगाना पड़ेगा अपने सिस्टम को बनाने के लिए। तो दिस इज अ 6 कोर 12 थ्रेड प्रोसेसर फ्रॉम इंटेल लेटेस्ट 12th जनरेशन टेक्नोलॉजी, और ये बेस्ड है इंटेल के गोल्डन क्लोव आर्किटेक्चर पे। और ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सबसे सस्ता i5 प्रोसेसर है इनके 12th जनरेशन लाइनअप में। इसकी बेस पावर लिमिट है 65 वॉट्स, जो अगर आप अनलॉक करते हैं टर्बो लिमिट पर जाए तो वो 117 वॉट्स तक जा सकती है। एंड इसकी क्लॉक स्पीड्स की बात करें तो यहाँ पे बेस है 2.5 GHz, टर्बो है 4.4। बाकी हर 12th जनरेशन प्रोसेसर की तरह ये LGA 1700 सॉकेट पे बेस्ड है। और यहाँ पे ये इंटेल के सारे 6 जनरेशन वाले मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करता है, लाइक द H610, B660, Z690। साथ ही बिकॉज ऑफ इट्स न्यू आर्किटेक्चर यहाँ पे नए फीचर्स भी सारे अवेलेबल है, लाइक इट सपोर्ट्स DDR4, DDR5, PCI Gen 5 एंड बाकी सारे कई इंप्रूवमेंट्स जो आर्किटेक्चर चेंज की वजह से यहाँ पे आए हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है, यानी इसको आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रेडिशनल ओवरक्लॉकिंग नहीं है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर, there is option for memory overclocking as well as BCLK यानी बेस क्लॉक ओवरक्लॉकिंग। इस प्रोसेसर का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 15 to 16,000 रुपीज। इस प्राइस रेंज में इसका कंपटीशन जो है वो है AMD का 3600 बेस्ड ऑन द प्राइस। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 20,000 वाली प्राइस सेगमेंट वाली नहीं है, दिस इज अबव 20,000। ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं एक पॉइंट फिर से क्लियर करना चाहता हूँ अबाउट द प्राइसिंग। एंड देयर वाज सम डिबेट इन द कम्युनिटी की लाइक देखो भाई साहब, ठीक है इंटेल ने नए प्रोसेसर्स लॉन्च किए लेकिन इनके मदरबोर्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। आप इसको पेयर कर सकते हैं H सीरीज बोर्ड के साथ, B660 बोर्ड्स के साथ और Z690 बोर्ड्स के साथ। एक ट्रेडिशनल सेंस में देखा जाए तो इसको पेयर करना Z690 बोर्ड्स के साथ कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज दोज आर वेरी एक्सपेंसिव हाई एंड बोर्ड्स एंड उसमें जो ओवरक्लॉकिंग फीचर्स आप इसके साथ वैसे भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सेकंड ऑप्शन बनता है B660 बोर्ड्स का। अगर अभी हम लोग इंडियन प्राइस ट्रैकर वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं B660 बोर्ड्स का स्टार्टिंग प्राइस, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 9500 रुपीज़। अगर हम लोग यही चीज़ AMD में करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सीधा चले जाता है अप्रॉक्सीमेटली 5,500 के करीब, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 4,000 इज़ अ बिग डिफरेंस इन माई ओपिनियन। एंड ये अफेक्ट कर सकता है आपको, आप किस तरीके से इन प्रोसेसर को अप्रोच करते हैं। लाइक अगर आप AMD सिस्टम्स पे अगर आप 7-8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं मदरबोर्ड पे, आपको एक बहुत ही वेल राउंडेड बजट मदरबोर्ड मिल जाता है। लेकिन ऐसा सेम नहीं कह सकते फॉर इंटेल लाइनअप, इंटेल चिपसेट्स। आई डोंट नो इसमें मैं किसको ब्लेम कर सकता हूँ, लाइक इज इट अबाउट इंटेल, इज इट अबाउट मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स कि किस वजह से इनके मदरबोर्ड के प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो अगर इनके मदरबोर्ड के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा और कंपेटिटिव हो सकते हैं, मेरे ख्याल से जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इस प्रोसेसर की वो और भी ज़्यादा बन जाएगी। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, जब हम लोग PC बनाने जाते हैं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्रोसेसर खरीद के हमारा काम चल जाता, नहीं, हमें मदरबोर्ड भी चाहिए, हमें रैम भी चाहिए, तो हमें पूरे एक प्लेटफॉर्म कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है। एंड आई थिंक इंटेल इज राइट नाउ स्ट्रगलिंग विद दिस साइड ऑफ, आई कैन नॉट इज स्ट्रगलिंग बट एटलीस्ट नॉट एज कम्पिटिटिव। तो वो मेरे ख्याल से एक ध्यान देने वाली चीज़ ज़रूर हो सकती है। इस प्रोसेसर को मैंने टेस्ट किया था गीगाबाइट के Z690 DDR4 गेमिंग एक्स मॉडल के साथ, एंड आई नो Z690 है बट डोंट वरी, मैंने जैसे पहले पुरानी वीडियोस में कहा है, लाइक शो किया है कि Z690 और B660 मदरबोर्ड्स में परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। एंड इसके साथ रैम के लिए मैंने यूज़ किया 3200 MHz DDR4 किट 16 GB की, पेयर किया है RTX 3060 Ti सेम गीगाबाइट की तरफ से। अब मैंने बहुत ज़्यादा बेंचमार्क्स नहीं रन किए थे बिकॉज ऑब्वियसली इसके
कई सारे बेंचमार्क्स, बहुत ज़्यादा डिटेल बेंचमार्क्स हो चुके हैं। और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट मेरे लिए बेंचमार्किंग इज़ वेरी बोरिंग। यूज़ करने से मतलब है, आई रियली लाइक टू यूज़ द प्रोसेसर, लेकिन फिर भी शोकेस तो करना है मैं थोड़े नंबर्स। तो देयर इज सम कंपैरिजन विद द i5 10400 एंड द i5 12600K, बिकॉज मेरे पास वही 6 कोर प्रोसेसर अभी फिलहाल अवेलेबल थे मेरे पास। अभी मूव ऑन करें रिजॉल्व में। इस टेस्ट में मैंने जब पर्सनली उस सारी फुटेज को इंपोर्ट करके थोड़ा प्लेबैक करके देखा तो इट वॉज स्मूदर देन माई पीसी, माई 8 कोर 16 थ्रेड पीसी। आज हम बात करते हैं सिनेबेंच की। उसका एक रेफरेंस दूं, 5600X जो एक 22,000 रुपये का AMD प्रोसेसर है, उसका सिंगल कोर स्कोर्स आते हैं करीब 1500 के आसपास। 5950X जो इनका AMD का फ्लैगशिप मॉडल है, उसका जो स्कोर है सिंगल कोर स्कोर वो करीब है 1500 के आसपास। इंटेल का सबसे सस्ता i5 1600 पॉइंट्स स्कोर कर सकता है सिंगल कोर परफॉर्मेंस है, जो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मल्टी कोर की भी बात करें, यहाँ भी जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थे मेरे लिए, बिकॉज मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ AMD का Ryzen 3700X। एडिटिंग मेरी सारी उस पर होती है, सारा गेमिंग वहाँ पे होता है। सिंगल सिनेबेंच मैं कई बार रन कर चुका हूँ उस पर, एंड जो स्कोर्स रहते थे ओवरक्लॉक करने के बावजूद भी वो करीब रहते थे 12,000 मैक्स या फिर 11,800 11,900। ये प्रोसेसर लॉग स्टेट में एक कम ऑलमोस्ट बेस फ्रीक्वेंसी के बावजूद भी स्कोर कर रहा है 1200। और मुझे ये देख के लिटरली दुख होता है, बिकॉज इट्स अ 6 कोर प्रोसेसर जो एक 8 कोर प्रोसेसर को मल्टी थ्रेड में हरा रहा है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक स्कोर्स। आप चाहे 3060 Ti लगाए या 3080 लगाए, देयर विल बी नो बॉटलनेकिंग फॉर लाइक 99% ऑफ द गेम्स आउट देयर। थर्मल्स की बात करें, ये कूलर एक्चुअली एक स्टॉक कूलर के साथ आता है, लेकिन बिकॉज हमारा जो यूनिट था वो एक मीडिया सैम्पल, तो यहाँ पे स्टॉक कूलर नहीं आया, तो मुझे एग्जैक्ट थर्मल परफॉर्मेंस नहीं पता। लेकिन जब मैंने 240 मिलीमीटर के नॉर्मल AIO के साथ पेयर किया तो इसके टेम्परेचर मुश्किल से 60 डिग्री के ऊपर गए थे, इवन एट फुल लोड। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि एक सिंपल सा एयर कूलर काफ़ी रहेगा इसको कूल करने के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द गेमिंग। कई सिचुएशन में गेमिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा कूलर की भी जरूरत नहीं है, मतलब वो ऑब्वियसली लाउड होगा, लेकिन एक जनरल यूजर के लिए स्टॉक कूलर भी काम कर जाना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका जो बेस TDP यानी जो पावर लिमिट है वो है 65 वॉट्स, लेकिन जो टर्बो पावर लिमिट है वो है 117 वॉट्स तक, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो पावर लिमिट है वो आपके मदरबोर्ड पे डिपेंड करेगा कि आपका मदरबोर्ड वो सपोर्ट करता है कि नहीं वो पर्टिकुलर पावर लिमिट। हमारे टेस्ट में इस पर्टिकुलर प्रोसेसर ने करीब 105 वॉट 110 वॉट के करीब पुल किया था, जो एक ठीक ठाक नंबर है। दिस इज नॉट द हाईएस्ट, 117 वॉट नहीं है जो इंटेल ऑफिशियली सपोर्ट करती है, लेकिन 110 में भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही थी। वो आपके चिप पे डिपेंड करे वो कितना लाइक है ना ड्रॉ कर सकता है पावर लिमिट के मामले में। एज फॉर द क्लॉक फ्रीक्वेंसीज हमें आराम से मिल रहे थे 4.3 गीगाहर्ट्ज 4.4 गीगाहर्ट्ज एट सिंगल कोर लोड्स, जो इसके लिए जो रेटेड है फुल AVX काइंड ऑफ लोड्स, यानी जहाँ जो सबसे मुश्किल टेस्ट होता है वो आराम से 4 गीगाहर्ट्ज 3.9 गीगाहर्ट्ज पे स्टेबल बनी हुई थी, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस है जब हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक है 2.5 गीगाहर्ट्ज, तो एक अच्छा खासा बूस्ट है। मेरा मेन पर्पस यही था शोकेस करने का इस वीडियो में कि भाई साहब दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय अ CPU। लाइक GPU की कंडीशंस वगैरह जो भी हो रखे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो भी प्रोसेसर अवेलेबल है ना मार्केट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं फॉर अ वेरी लेस प्राइस। इफ़ यू आर अ गेमर तो आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही है जो आपको कई सालों तक में भी है ना कम ना पड़े। मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूँ बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पीपल यूजुअली ओवर एस्टिमेट द यूसेज। दिस प्रोसेसर इज ओवरकिल फॉर मोस्ट कैजुअल गेमर्स। ये यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे रहा है, चाहे वो गेमिंग में हो, चाहे वो डे टू डे यूजेस में हो, या फिर इवन लाइक मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स या एडिटिंग वगैरह की बात करूँ मैं, तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक अगर ये मदरबोर्ड के अपने प्राइसेस को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, या फिर जो चिपसेट प्राइसेस को थोड़ा सा और कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरीके से, एक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर हम लोग कॉम्पिटिशन की बात करें, AMD इज़ लॉन्चिंग सिमिलर प्राइस प्रोडक्ट्स
समटाइम सून। ओवरऑल ये दोनों कंपनीज compete करेंगी, लेकिन इसमें बेनिफिट पता किसका होगा? आप लोगों का, जो गेमर्स है, जो यूजर्स है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज बेटर फॉर द कंज्यूमर। आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जो लोअर प्राइस कॉम्पोनेंट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, जैसे मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपका सवाल था क्या मुझे 12400F वाला पीसी खरीदना चाहिए या 12400 कंसिडर करना चाहिए अपने अगले बिल्ड के लिए, देन यस, डेफिनेटली यस। मैं 20,000 भी नहीं कहूँगा, मैं 15,000 भी नहीं कहूँगा। दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेसर अंडर 22,000-23,000 रुपीज़। अगर आप कंसिडर करें तो बाय करना, इसको ज़रूर बाय करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। i5 12600K पे मैं जल्दी स्विच करने वाला हूँ एंड उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल बिल्ड प्लान किया हुआ है। अगर आप उस पर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक डिसलाइक अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।